ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा टेस्ट। जो स्टोन पर तीसरा टेस्ट है वो हमारा है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कहेंगे, हिंदी में बोला जाता है इसको संदलन सामर्थ्य परीक्षण। ठीक है ना, और इसके लिए जो कोड है उस कोड का नंबर भी लिख करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 1121 1974। ठीक है ना, तो पेपर में केवल कोड पूछ लिया जाएगा कि किस कोड के आधार पर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि किस कोड के अनुसार, कौन सा कोड बताता है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है स्टोन का इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा बताएंगे किस तरीके से करना है, और साथ ही साथ बताएंगे कि एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं। तो कोड का नंबर ही पूछेगा तो आप बताएंगे ये वाला। आगे जो लिखा है 1974 वो बता रहा है कि कोड जो लॉन्च हुआ था वो 1974 में हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा कर रहे हैं, लैब में जाकर ये कुछ मिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, पेपर में ही आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है, क्यों आप ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं टू डिटरमाइन दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। ठीक है ना, पत्थर का संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, देखिए संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन का अगर आपको ज्ञात करना है, निकालना है, डिटरमाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, कोई फल है, सेब ही है, हम लोग सेब बना देते हैं, बना तो हम नहीं पाएंगे लेकिन बना देते हैं आपके लिए। ठीक है ना, सेब बना दिए, देखिए उतना अच्छा कलाकार तो है नहीं, लेकिन चलिए देखिए सेब बना दिए। ठीक है, सेब बनाने के बाद क्या है, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसी पर रख दिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे दबा रहे हैं। आप किसी को देंगे तोड़ने के लिए तो आदमी क्या करेगा, हम ही क्या करेंगे, हाथ से अगर तोड़ना है इसको ऐसे दबा करके तोड़ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हल्का लोड लगाते हैं, अगर हल्के में टूट गया तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, समय के साथ ये लोडिंग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसे लोड को बोला जाता है रेट ऑफ लोडिंग। क्योंकि जो आप लोड लगा रहे हैं शुरू में 0 था और लगातार इसकी वैल्यू लोड की जो रह रही है लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय आएगा कि ये जो होगा सेब जो है तुरंत टूट जाएगा। तो टूटने से पहले जितना इस पर कंप्रेसिव लोड लगेगा, जितना कंप्रेसिव लोड लग जाएगा इसके पर यूनिट एरिया पर, क्योंकि जब आप दबाएंगे ना तो सेब का कुछ एरिया क्या होगा, इसके टच में आएगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, टूटने से पहले जितना ये कंप्रेसिव लोड को वियर कर लेगा, सह लेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्टोन के लिए हम लोग करेंगे, सेब के लिए हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर, तो सबसे पहले आपको सैंपल बनाना पड़ेगा। आपको टेस्ट करना है ना, तो आपको सैंपल बनाना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श। ठीक है ना, हिंदी में प्रतिदर्श बोलते हैं, इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सैंपल बनाएंगे, तो जिस भी पत्थर का आपको क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। वो बड़ा सा स्टोन होगा, उसी में से हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा काट करके लाएंगे। वैसे 3 लाना है, 3 बनाना है आपको। ठीक है, एक बड़ा सा टुकड़ा काट के लाएंगे, उस टुकड़े को क्या करेंगे, इस तरीके से काटेंगे कि वो क्यूब बन जाए। देखिए हम लोग क्यूब बना देंगे, ऐसे क्यूब बनाएंगे, क्यूब बना दिए। एक ही साइज के हैं, छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। क्यूब मतलब हिंदी में होता है घन बना रहे हैं। देखिए 3 घन बनाए, बड़ा सा पत्थर था जिसका हमें निकालना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसी में से हम क्या कर रहे हैं, 3 क्यूब काट लिए। ठीक है, और क्यूब की खासियत क्या होती है, आप देखेंगे क्यूब की खासियत, अगर 3D बना देता, एक ही बनाएंगे 3D, बाकी नहीं बनाएंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए एक साइड ये दिख रहा है, अगर इसको लेंथ कह दे रहे हैं यहाँ तक,
तो इसको कह दीजिए विड्थ और इसको कह देंगे आप हाइट, ठीक है, इसी को हाइट कह दीजिए हाइट, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एल बी और एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ और हाइट, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होते हैं, ठीक है। इसी ज्योमेट्री को बोला जाता है क्यूब। तो एक क्यूब यहाँ बनाए हैं, एक यहाँ बनाए हैं, एक वहाँ बनाए हैं, 3 क्यूब बनाए हैं। तो जब सैंपल का आप यूज करेंगे, जब सैंपल बनाएंगे तो आप बनाएंगे 3 सैंपल, एक बन गया ये, दूसरा बन गया ये, तीसरा बन गया ये, ठीक है ना। अब क्या पेपर में पूछेगा कि कितने सैंपल बनाए जाते हैं, तो हम बनाते हैं कितने 3। अब इनका साइज क्या होगा, साइज की बात करेगा, साइज की बात करेगा तो मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेगा, ठीक है। तो साइज जो इसका होता है एल बी और एच, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये होगा हमारा 50 mm, ठीक है ना, 50 mm होता है। तो अगर स्टोन का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है तो जो सैंपल बनाएंगे वो क्यूब बनाएंगे, और कितने बनाएंगे 3 बनाएंगे, और क्यूब का जो साइज होगा वो होगा हमारा 50 mm, 50 mm होगा, ठीक है। 50 mm का आपको साइज बनाना है, ठीक है। तो ये तो स्टोन में करते हैं, लेकिन अगर सीमेंट का करें तब हम लोग सीमेंट भी पढ़ेंगे, तो सीमेंट का भी पेपर में आएगा। सीमेंट का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो जो क्यूब बनाएंगे, क्यूब का आप साइज की अगर बात करेंगे तो होगा हमारा 70.6 mm, 70.6 mm। लेकिन अगर आप जाएंगे किसमें, कंक्रीट में, अगर कंक्रीट का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तब तो कुछ और बनाएंगे, वहाँ भी क्यूब बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ के क्यूब की साइज होती है 150 mm, ठीक है ना। तो इन दोनों में से बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, कहेगा सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, सीमेंट का जब ये ठीक है, पेपर में पूछेगा कि सीमेंट का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो क्यूब का साइज क्या होता है, तब बताएंगे 70.6 mm, मतलब 70.6 mm। अगर कहेगा सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्यूब का साइज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे 150 mm, ठीक है, 150 mm। लेकिन अगर स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन में होता है हमारा कितना 50 mm, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए था, आगे पेपर में मैक्सिमम ही आएगा, ये बहुत कम आने का चांस है, लेकिन पेपर में इन दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए प्रोसीजर में क्या है, ठीक है, प्रोसीजर में जरा देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यूब को मिटा दे रहे हैं ताकि जगह बन जाए, बस समझ गए हैं कि क्यूब क्या होती है, इसीलिए बताए हैं। तो देखिए जरा तो यहाँ पर सैंपल जो रहेगा वो क्यूब रहेगा। अगर साइज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे तो वो रहेगा आपका 50 mm। नंबर ऑफ क्यूब देखेंगे, नंबर ऑफ क्यूब देखेंगे, क्यूब की संख्या कितना बनाना है, तो ये आपको बनाना है 3, ठीक है ना। 3 बनाएंगे तो प्रोसीजर देखिए कैसे करेंगे, बीते किस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यूब है हमारे, अब इनको हम क्या करेंगे पानी के अंदर रखेंगे। ये एक हमारा टब है, एक हमारा टब है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भर दिए, ठीक है। पानी के अंदर क्यूब को ला करके रखेंगे, तीनों को रखा जाता है, वैसे हम आपको एक दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एक रख दिए हम लोग, एक रख दिए, एक क्यूब इसमें रखे, तीनों रखा जाता है, एक ही हम रख दिए, ठीक है। अब ये जो वाटर है, वाटर है, इसका टेम्परेचर पूछेगा, इसका टेम्परेचर पूछ लेता है, ये होता है 27 ± 2 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इसका जो टेम्परेचर आप देखेंगे इस पानी का जिसमें इसको रखे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका क्यूरिंग कर रहे हैं, इसका क्यूरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का पानी का टेम्परेचर रखना है 27 ± 2 डिग्री, मतलब 27 ± 2 डिग्री। आप क्या करेंगे, जब इसको यहाँ से रख दिए, जब ये 72 घंटे बीते, 72 घंटे बाद, आफ्टर 72 आवर्स, ठीक है ना। अब 72 घंटे बाद जब बीतेगा, तब 72 घंटे बाद आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालेंगे। तो निकाल लिए, क्यूब को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब 72 घंटे हो गए, मतलब 3 दिन की बात हो गई, 72 आवर्स हो गया, बाहर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको टेस्ट के लिए ले जा सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे। इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, कहीं और ले जाएंगे, और ये जो चीज़ दिख रही है इसको बोलते हैं ओवन, ठीक है ना, इसको बोला जाता है भट्टी, ठीक है ना। ये है
ओवन है, भट्टी है, मतलब ये बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और इस मशीन की खासियत क्या है, इसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना टेम्परेचर हो जाएगा, जैसा आपका एसी दिखता है। आदमी क्या कहता है 20 डिग्री चलाता है तो 20 डिग्री पर पूरी रात चलेगी एसी, ठीक है, वो भी एक मशीन है, लेकिन उसमें गर्मी नहीं पैदा करता, वो क्या करता है ठंडी पैदा करता है, इसीलिए उसको भट्टी नहीं कहते, एसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भट्टी है, ओवन मतलब भट्टी है, तो इलेक्ट्रिक भट्टी है, इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको ला करके इधर रख देंगे, इधर रख दिए, इसमें रख देंगे, ठीक है ना। रखने के बाद यहाँ का टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, कुछ कर देंगे, देखिए कितना करेंगे 105 प्लस माइनस 5 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। आप टेम्परेचर यहाँ का क्या मेंटेन करेंगे, ये टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री से लेकर के 110 सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा है 100 प्लस माइनस 5 डिग्री, 105 प्लस माइनस 5 डिग्री का टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो ओवन इधर लिख देते हैं थोड़ा, ओवन यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। बाहर निकालेंगे कितना, आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बाद। आप टेस्ट जो है जब ये वेट कंडीशन में था तब भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको सुखा दे रहे हैं, ठीक है। ओवन में रखेंगे तो क्या होगा, ये सूख जाएगा, तो 24 घंटे बाद निकालेंगे, जितनी पानी इसमें रहेगी सब उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कुछ कर रहे हैं, एक मशीन है एक मशीन है जिसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। अपने इस एलिमेंट को जो भी आपका सैंपल है ला करके यहाँ पर रखेंगे, रख दिए, ठीक है। 3D बना देते हैं थोड़ा, बन गया, देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे रख दिए, ठीक है। टेस्ट करने से पहले इस पर प्लाई के पतले पतला ठीक है, टेस्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लाई रख दिया जाता है, प्लाई पतला पतला प्लाई रख दिया जाएगा यहाँ भी और नीचे भी, ठीक है, ताकि लोड जो है यूनिफॉर्म लगे। उसके बाद देखिए क्या किया जाएगा, इसके ऊपर लोड लगाया जाता है, वैसे मशीन रहती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में भी ये टेस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है जो सस्ता आता है, वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाने लगेंगे। लोड शुरू में आप देखेंगे 0 रहेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये लोड आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो सेब वाला आपको हम बता रहे थे, ठीक है। तो लगातार आप देखेंगे लोड बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा कि ये जो आपको दिख रहा है क्यूब, ये कहीं से क्रैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फेल होने से पहले ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर लोड लगा होगा, उसी लोड को बोलते हैं हम लोग क्रशिंग लोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोड लगेगा जिस पर ये फेल होगा, उस लोड को बोलेंगे PCR, मतलब क्रशिंग लोड, जिस पर टूटेगा, क्रशिंग लोड, ठीक है ना, क्रशिंग लोड। और सबसे बड़ी बात है, पेपर में पूछा जाएगा कि रेट ऑफ लोडिंग कितनी होती है, तो वो भी लिख देते हैं। देखिए जो रेट ऑफ लोडिंग है उसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ लोडिंग मतलब भारण की दर, हिंदी होती है भारण की दर, समय के साथ जो लोड बढ़ रहा है वो कितना बढ़ेगा, तो ये होता है हमारा 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब कि शुरुआत में आपको 0 दिखेगा, लेकिन जैसे 1 मिनट हो जाएगा ये लोड बढ़ करके 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट होगा तो 280 हो जाएगा, 280 kg पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी समय के साथ लगातार ये बढ़ता जाएगा। इसको दूसरे यूनिट में चेंज कर देते हैं, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट आपका बदल दिए पर मिनट, ठीक है। तो लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये टूट गया, जिस लोड पर टूटा वही हो गया हमारा क्रशिंग लोड हो गया। और उसके बाद अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तब तो आप क्या करेंगे, इस एरिया पर यही लोड लग रहा था, यही लोड ऐसे दबा रहा था, तो टूटने से पहले जितना लोड लगा है ये मतलब क्रशिंग लोड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये एरिया, ठीक है ना। क्रशिंग लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। फोर्स अगर कंप्रेसिव हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा, अगर टेंसाइल लोड लगा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। तो इधर लग रहा है कौन सा, कंप्रेसिव फोर्स, जो कि सतह के अंदर की तरफ जाएगा। अगर सतह के अंदर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन है तो इसको कंप्रेशन बोला जाता है, अगर सरफेस से बाहर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन है तो बोलते हैं इसको टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल दिए हम लोग, क्रशिंग स्ट्रेंथ कहिए अथवा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यहां से निकल करके आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ
क्यूब, ठीक है ना, जो भी क्यूब है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये आएगा आपका क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड पर यूनिट एरिया, तो एरिया हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एरिया। ये आएगा आपका लोड केजी में वास्तव में लगता है केजी और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये एरिया कितना लेंगे, साइज देखिए इसका, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। जो क्यूब था आपका साइज जो है 50 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, इसीलिए 50 mm को 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस एरिया की जगह देखिए हम लोग क्या लिख लेंगे, हो गया ऊपर क्रशिंग लोड वो केजी में रहेगा, और एरिया देखिए 5 × 5, ठीक है ना। तो नीचे ऊपर हो जाएगा केजी यूनिट और नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये तो एक क्यूब का होगा, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है, ठीक है। जब तीनों कर लेंगे तो सबके लिए ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा, ये सबके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। लेकिन उसी पत्थर का देखेंगे तीनों का अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। तो अगर हमें बताना है कि इस पत्थर का इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो आप क्या करेंगे, तीनों के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जोड़ लेना है। जैसे पहले का किए, उसका हो गया हमारा कितना, इसको मिटा सकते हैं। देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए पहला क्यूब टेस्ट किए तो मान लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आया है वो हम मान लेते हैं CS1 है। दूसरा किए वो मानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2 है। तीसरे क्यूब का टेस्ट किए तो CS3 है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इस पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है स्टोन का, तो CS बराबर लिख लेंगे क्या, तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, एवरेज ले रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसको डिवाइड बाई 3 कर दे रहे हैं। अब जो यहाँ पर आंसर आएगा वही आंसर होगा इस पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो कैसे किए हैं, सबसे पहली बात आपको बता दें, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, कोड यूज करना है आपको IS1121, ठीक है। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव देखिए, उद्देश्य क्या है इस टेस्ट का, इसमें हम लोग पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्टोन जो रॉक है, ठीक है ना, उनका हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, संपीड़न सामर्थ्य निकालते हैं। टेस्ट जब करने जाएंगे तो सैंपल के रूप में क्यूब बनाएंगे। जो सैंपल है आपका क्यूब है जिसका साइज जो है 50 mm है, स्टोन का करेंगे तो 50 mm, सीमेंट का करेंगे तो 70.6 mm, ठीक है, 70.6 mm, ठीक। अगर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का करेंगे तो क्यूब का साइज कितना होता है हमारा 150 mm, सही बात है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। जब टेस्ट करने जाएंगे तो नंबर ऑफ क्यूब बनाएंगे 3 ही बनाना है, 6 7 8 नहीं बनाना है, 3 बनाना है आपको, ठीक है। टेस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्यूब को क्या करेंगे, एक पानी में रख देंगे, ठीक है। वाटर है जिसका टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री है। यहाँ पर अगर हम लोग आर्द्रता देखें, ह्यूमिडिटी आर्द्रता देख रहे हैं, आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है इस लैब की होती है 90%, ठीक है ना। वहाँ पर उमस जो रहेगा वो रहेगा 90%, ठीक है। यहाँ पर देखिए पानी में 3 दिनों तक रखेंगे, मतलब 72 घंटे बाद इसको निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करना है, फिर इसको ओवन में रखना है। ओवन में रख रहे हैं 24 घंटे, टेम्परेचर वहाँ पर है 105 ± 5 डिग्री, 105 ± 5 डिग्री, मतलब कि 100 सेंटीग्रेड से लेकर के 110 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर देखिए आपका इसके बाद 24 घंटे बाद निकाल रहे हैं, सीधा ले जा रहे हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, अथवा एक मशीन और होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिस पर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं और कंप्रेसिव भी, ठीक है। तो क्यूब को वहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद इस पर लोड लगाएंगे, और लोड जो लगाएंगे वो समय के साथ लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है, टाइम के साथ वेरी करेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे रेट ऑफ लोडिंग। तो रेट ऑफ लोडिंग होता है 140 kg/cm² पर मिनट। आप इसको क्या कर सकते हैं, Nm/mm² में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम चेंज करना बता देंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 14 Nm/mm² पर मिनट, ठीक है। लोड लगाते लगाते जाएंगे, एक समय आएगा ये टूट जाएगा। टूटने से पहले जितना भी वो कंप्रेसिव लोड को वियर कर लिया, सह लिया, उसी लोड को बोलेंगे हम लोग क्रशिंग लोड। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाई एरिया कर देंगे, तो आ जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तीनों क्यूब पर ठीक है, तीनों क्यूब पर करेंगे, उन तीनों क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा वो एवरेज ले लेंगे। जब एवरेज लेकर के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, वही स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा इतना। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला करते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ
स्टोन, ठीक है ना। स्टोन का जो तनन सामर्थ्य होता है उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी नोट्स में आपके अवेलेबल है, ठीक। चलिए वीडियो रोक लीजिएगा, आपको बनाना होगा तो, बाकी हम हट जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला करते हैं तब। अब करेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, देखिए वो कैसे करते हैं। चलिए तो अगला हम लोग कर रहे हैं अगला हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों का अगला है तनन सामर्थ्य परीक्षण, तनन सामर्थ्य परीक्षण, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, कोड इनका भी वही है, इंडियन स्टैंडर्ड 1121, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या सैंपल बनाएंगे, सैंपल प्रतिदर्श की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हिंदी वाले समझ चुके हैं कि सैंपल हम किसको बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइए। एक बार आपको बता देंगे, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसका टेक्निकल वर्ड याद रखिए, आपको सीखना पड़ेगा, इंग्लिश जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो सैंपल देखिए हमारा, इसमें रहेगा आपका सिलेंडर, हिंदी बोलते हैं इसको बेलन, ठीक है ना। बेलन रहेगा, मतलब ऐसे बेलनाकार है, ये जो आपको दिख रहा है बाहर करिए, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, सिलेंडर बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से है। देखिए ये सर्कुलर आपको दिख रहा है, यही है, बिल्कुल यही बना रहे हैं। देखिए ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये बन गया। ये इसकी लेंथ कह देंगे, इसका लेंथ कहिए अथवा हाइट, खड़ा है तो लेंथ, ठीक है, खड़ा है तो हाइट ऊंचाई, और पड़ा रहता तो लेंथ कह देते, ठीक है। तो इसको हम लोग कह दे रहे हैं लेंथ, ठीक है, ये लेंथ रहेगा। और ये गोल सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर तो डायमीटर आपको बताएंगे, यहाँ दिख रहा है इसका ये डायामीटर, ठीक है ना। तो सबसे खासियत इसकी देखिए, इसका जो डायामीटर होता है ये होता है आपका 50 mm, ठीक है ना। इस सिलेंडर का सैंपल का, इस सैंपल का डायमीटर होता है 50 mm, और लंबाई अथवा हाइट कह दीजिए, खड़ा है तो हाइट, पड़ा रहेगा तो लेंथ, ठीक है। लेंथ जो होता है ये होता है आपका 100 mm, ठीक है ना। तो ये कोड क्या कहता है, ये कोड क्या कहता है कि डायामीटर से जो लेंथ होगा इसका हमेशा दुगुना होगा। ऐसा सैंपल आप बनाइए कि जिसका डायामीटर अगर 1 है तो इसका लेंथ हमेशा दुगुना होना चाहिए। अगर ये 100 रहता तो ये 200, लेकिन स्टैंडर्ड आपका क्या है, यही है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो संबंध होता है डायामीटर और लेंथ में, दोनों का रेशियो होता है 1:2 का, ठीक है ना। अथवा लिख सकते हैं D/L 1/2, ठीक है ना। यानी लेंथ हमेशा जो होगा, अगर यहीं से निकल जाएगा L = 2D, अगर ये 50 रखेंगे तो लेंथ आपका हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है वो 100 mm लेंथ होता है और 50 mm डायमीटर, ठीक। तो ये चीज़ हो गया हमारा। तो ये हमारा सैंपल बन गया। अब देखिए टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर, इसमें भी आप 3 सैंपल बनाएंगे। टेस्ट प्रोसीजर, किस तरीके से आप ये टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, किस तरीके से लैब में आपको करना है। तो जिस भी पत्थर का आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, जिस भी पत्थर का आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, आपको क्या करना है, उसी पत्थर से आप क्या करेंगे, इस सिलेंडर काट करके निकाल लेंगे, ठीक है। सिलेंडर काट करके वहां से निकालेंगे, और कैसा निकालेंगे, डायमीटर 50 mm और हाइट उसकी होगी कितना, 100 mm, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर वही प्रोसीजर है, पानी में रखना है। पानी में रखने के बाद क्या करना है, 3 दिन बाद इसको निकाल करके ले करके जाना है टेस्टिंग मशीन पर, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर ले जाना है। तो डायरेक्ट हम सीधा बता रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ले जाएंगे एक मशीन पर रखेंगे, एक मशीन पर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ये डायमीटर दिखेगा, ऐसे रखेंगे, पीछे की तरफ है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं, यही आपको बस दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको मिटा के बता देते हैं। देखिए
इस तरीके से रख दिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस पर हम लोग लोड लगा रहे हैं। ये इसका डायमीटर है, देखिए ये इसका डायमीटर है। इसी जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लोड लगा रहे हैं। इसके डायामीटर पर ही लगाना है लोड आपको, ठीक है ना। इसके डायामीटर पर ही आप लोड लगाएंगे, इधर उधर लोड नहीं लगना है। देखिए क्या है, बिल्कुल ये डायमीटर आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ लगा दें। ये वाली दूरी देखेंगे कम दिखेगा, इसको डायमीटर नहीं कहेंगे, इसको भी डायमीटर नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं कहेंगे। जो सबसे लंबी दूरी दिखेगी उसी को डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी व्यास पर आपको लोड लगाना है, एलॉन्ग इसी के हो। तो देखिए आपको ये डायमीटर दिख रहा है, आप लोड लगा रहे हैं यहाँ, तो आपको बस एक लोड दिख रहा है, लेकिन वास्तव में लोड यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। पूरी लंबाई पर ऐसे लोड लगा है। देखिए चारों उंगली दिख रही है हमारी, ऐसे लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है 3D में, देखते हैं, कोशिश करते हैं। डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं है डिजिटल बोर्ड में, जो ऐसे समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से है, लोड हम लोग इसी पर लगाते हुए चलेंगे। देखिए समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है, देखिए इस तरीके से समझ जाएं बस आप, देखिए ठीक है ना। तो लोड हम लोग लगा रहे हैं इसके डायमीटर पर। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे लोड क्या, देखिए हर जगह लगा रहे हैं, यहाँ लग रहा है, ऐसे लोड आपका लगता हुआ जा रहा है। ठीक है, लोड लग रहा है, लोड धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। पहले कम रहेगा, पहले कम रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ लोडिंग ये रहता है 2 न्यूटन पर mm² पर मिनट। ठीक है ना। देखेंगे जब धीरे धीरे लोड आपका इस पर बढ़ता जाएगा, देखिए सिलेंडर ऐसे है, इसी पर लोड लगा रहे हैं, जब ऐसे लगाएंगे, ऐसे दबाएंगे, तो ऊपर वाला तो आपको कंप्रेशन में दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे ये जो लाइन होगी ये टेंशन में आ जाएगी, ये टेंशन में होगा। देखिए आपको किसी चीज़ को ऐसे दबाते हैं, मतलब पॉइंट लोड से दबाना है, जब ऐसे दबाएंगे ना तो ये यहीं से क्या होता है, फट जाता है। और कोई चीज़ जब फटती है तो आप देखते हैं वो टेंशन में ही फटती है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट लोड लगा रहे हैं, जब लोड लगाएंगे यहाँ से ना, ये दबेगा ऐसे, तो ये लंबाई आपकी बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो ये वाला क्या होगा, यहीं से फट जाएगा, यहीं से फट जाएगा ये वाला। देखिए इस तरीके से ये फट जाएगा, आपको ऐसे फटान दिख जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये फट गया। ठीक है, थोड़ा सा कलर दूसरा नहीं था, छूट गया है कोचिंग पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये फट गया, ये फट करके अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। जिस लोड पर स्प्लिट होगा हम लोग क्या करेंगे, उस लोड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं क्रैकिंग लोड। ठीक है, क्रैक जिस लोड पर डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्रैकिंग लोड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा क्रैकिंग लोड, क्रैकिंग लोड, क्रैकिंग लोड PCR। ठीक है ना, ये लोड आएगा, आपको नोट करना होता है इस मशीन में न्यूटन में वो दिखाता है। ठीक है ना, वो लोड जो है आपको न्यूटन में मशीन पर दिखा देगा, वो लोड आपको मिल गया। अब क्या है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो एक फार्मूला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका निकालने के लिए इस कोड ने फार्मूला दे दिया है। ठीक है, कह रहा अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको निकालना है तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 2PCR, 2 टाइम्स क्रैकिंग लोड डिवाइडेड बाई पाई d इंटू एल। ठीक है, और ये आंसर आएगा न्यूटन पर mm² में। ठीक है ना, ये आपका आएगा न्यूटन पर mm² में। ठीक है, याद रखना है, ये हो गया हमारा 2PCR अपान पाई d इंटू एल। d जो है डायामीटर है, यहाँ जो दिख रहा है डायामीटर ऑफ सैंपल। ठीक है ना, आपको रखना है mm में। ठीक है ना, दूसरा देखिए इसमें l है लेंथ ऑफ सैंपल, ये आपका कितना है 100 mm में है। ठीक है, ये आपका 50 mm है, 50 mm, और ये है 100 mm। आपको mm में ही आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, तब आकर के आपको मिल जाएगा न्यूटन पर mm²। इस तरीके से आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। लेकिन पत्थर ऐसे जगह पर कभी नहीं यूज होता है जहां पर टेंसाइल लोड आ रहा हो। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, इनके शेप और साइज में आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे लोड लगेगा वैसे टेंशन में ये फेल हो जाएंगे, तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही
कम होता है। ठीक है, तो दो टेस्ट हम लोग पढ़ लिए। पहला पढ़े हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आज के लेक्चर में, और दूसरा पढ़ लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको जो डाटा याद रखना है वो सिलेंडर के बारे में याद रखना है कि सिलेंडर का साइज क्या होगा। ठीक है, सिलेंडर का साइज अभी डायामीटर बता दिए हम 50 mm, और उसकी लेंथ जो होगी 100 mm। डायामीटर और लेंथ में रेशियो देखिए 1:2 का होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको, पिछले वाला जो टेस्ट बताए थे उसी में एक पॉइंट जो है रह गया था उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये एक आध बार घुमा करके वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है, बस ये सैंपल का जो साइज है ये आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये फार्मूला। ठीक है, देखिए पीछे एक चीज छूट गया था उसके बारे में बताते हैं, हल्का सा छूटा है, पेपर में आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, उसी बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग दूर नहीं गए थे, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या है, एक चीज नोट करके याद रखना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले में। ठीक है, नोट करके लिखेंगे हम लोग, नोट करके देखेंगे। ठीक है ना, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन, अच्छे इमारती पत्थर के लिए। ठीक है ना, अथवा अच्छे इमारती पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है ना, मिनिमम ना लिखा तो एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, कहता है पेपर में ही कहेगा कि एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो आप बताएंगे 100 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। ठीक है, अगर कहीं गीगा लिखा है, कहीं जी लिखा है ये गीगा, तो इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 9। कहीं अगर ये के लिखा है यहाँ पर के, तो इसका मतलब होता है किलो। ठीक है, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, 1000। जैसे यूट्यूब पर व्यू देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर 1 के व्यू हुआ तो उसका मतलब है 1000। ठीक है, तो ये मेगा है, और आगे पास्कल लिखा है, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 100 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा स्टोन का वो 100 मेगापास्कल होगा अथवा उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इसको देखिए कन्वर्ट कर दे रहे हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 6, ये देखिए हम हट जाएगा क्योंकि 6 यूज कर लिए, बच्चा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 जीरो इसमें से ले लीजिए, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 पावर है, 10 के पावर 6 यहाँ है, तो ये लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज को देखिए दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होगा हमारा 100। ठीक है, मेगा पास्कल का एक यूनिट, और इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं 100 मेगापास्कल अथवा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू है, कम से कम इतना हो अथवा ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करना है तो पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये है कि 100 मेगापास्कल से ज़्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, 100 मिनिमम हो, इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एक यूनिट और हो सकता है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर की जगह आ जाएगा केजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूटन की जगह आ जाएगा केजी और mm की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर होता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन पर mm को अगर हटाएंगे, केजी लाना चाहेंगे तो उसके साथ यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, इसको मिटाने के बाद एक कन्वर्जन आपको दिखा दे रहे हैं कैसे ये आया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा रहे हैं, अगर आपको यूनिट बदलना है, ये केजी में लाना है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर होता है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000
kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको यूनिट कन्वर्ट करके ये दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए आप याद रखेंगे अच्छे बिल्डिंग स्टोन का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होगा, वो 100 मेगा पास्कल होता है, 100 मेगा पास्कल होता है अथवा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद करके रखेंगे। बाकी यूनिट के अनुसार भी देखिए जो यूनिट दिया रहेगा उसी के हिसाब से ये वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, आपको ये थोड़ा सा बता देते हैं। तो बहुत आसान है चीज़ें करना, बस आपको पता हो कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। लोग वैल्यू तो जानते हैं कि 100 मेगा पास्कल होना चाहिए, लेकिन यूनिट बदल जाएगा तो समस्या आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है मेगा पास्कल। ठीक है, इसका मतलब होता है मेगा पास्कल। हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, बाद में थोड़ा सा रुक के करते हैं, अभी समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए इसको हम बदलने चल रहे हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना है, जो mm लिखा है, जो mm स्क्वायर लिखा है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं मास लिखा रहता है, मास, ठीक है ना, मास लिखा रहेगा तो इसका यूनिट आपको दिखेगा केजी, केजी दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का गुणा करते हैं, जी का गुणा करते हैं, देखिए जैसे इसमें जी का गुणा करेंगे तो ये तो मास लिखा है और जी यहाँ लिखा है, तो जी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसी को बोला जाता है न्यूटन, इसी को न्यूटन बोला जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर न्यूटन दिया है और न्यूटन को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो अगर हमारा मास में जी का गुणा करने से ये न्यूटन बन जा रहा है, तो न्यूटन को हम लोग क्या करेंगे, जी से डिवाइड कर देंगे, जी से डिवाइड कर देंगे तो ये केवल बचेगा मास, मतलब केजी। ठीक है ना, तो जहां भी न्यूटन लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, जी से डिवाइड करेंगे, और जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से जी का मान हम लोग यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए कहीं लिखा है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर और आपको चाहिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको यही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो कितना वैल्यू यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, किस वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करेंगे अथवा डिवाइड करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए न्यूटन हटाना है, आपको केजी लाना है। ठीक है, तो न्यूटन को हम लोग क्या करेंगे, जी से डिवाइड करेंगे, जी से मतलब 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको क्या करें, 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तुरंत तो केजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, 10 से डिवाइड कर दिए, इससे इसको जी से डिवाइड कर दिए, मतलब 9.81 हम 10 मान ले रहे हैं, इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तब ये हो गया, देखिए 1 न्यूटन बराबर हो गया 1/10 केजी। ठीक है ना, ऊपर वाला इक्वल देख रहे हैं, न्यूटन को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, देखिए 1 न्यूटन बराबर हो गया 1/10 केजी। ठीक है ना, ये आपको पता हो गया। ठीक है, अब देखिए mm की जगह आपको सेंटीमीटर लाना है, अब mm हटाएंगे। ठीक है ना, ये लाना है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, देखिए इसी को हटा के सेंटीमीटर लाना है। अब जानते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर, अथवा हाँ चलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ठीक है, यानी 1 mm बराबर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 1 mm। ठीक है, यानी 1 mm, 10 को इधर भेज दीजिए, 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, आप स्क्वायर लिखिए, स्क्वायर लिख दिए। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 लिखा है, इसका जब पूरा करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, ये हो गया, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 1 mm स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 1 mm स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करने गए, न्यूटन को केजी में, तो लिख लिए 1/10। अब क्या करना है, mm स्क्वायर को हटाना है, mm स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो उसके साथ आपको आना पड़ेगा 1/100। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 लिख देंगे। ठीक है, इस 0 से ये 0 कटेगा, 10 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 10 जब ऊपर जाएगा तब देखिए ये हो जाएगा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर होता है 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे कि ये गुणा करेंगे, याद नहीं करना है। आप सोचिए कि आप कैसे उसमें
बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रफ हो गया हमारा, और ये आपको ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर को मेगा पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो आएंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे तो उधर आप देखेंगे हम एक चैप्टर पूरा यूनिट का कन्वर्जन ही बताएंगे। जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ाते हैं उसमें एकदम हम हर यूनिट को हम चेंज करते हैं, बार बार चेंज करते हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स जो होगा वो बिना यूनिट कन्वर्जन के आपके नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया हमारा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला देखते हैं, चलिए एक नोट और लिख लेते हैं, एक नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इधर लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ स्टोन, पत्थर के प्रकार, और इधर लिखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए आसान हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूनिट कौन सा रखेंगे, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये यूनिट है। तो पहला पत्थर हम लोग ले रहे हैं बैसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है ना, बैसाल्ट और ट्रैप है, इनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो होता है रेंज में 1530 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1530 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट पत्थर है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 790 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के ये होता है हमारा 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए स्लेट है, स्लेट होता है 770 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, जो स्लेट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 770 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मार्बल होता है, इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 720 मतलब 720 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका देखेंगे सैंडस्टोन का होता है 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। और एक हमारा होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर होगा, ये होगा 550 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इनका होगा। अगर लास्ट में एक है लैटेराइट, इसमें बहुत मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट स्टोन देखेंगे तो ये होता है आपका 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन, बैसाल्ट और ट्रैप का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ग्रेनाइट का ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, स्लैट का ये वाला होगा आपका। अब देखेंगे मार्बल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये दिखेगी आपको, सैंडस्टोन का 650 दिख जाएगा और लाइमस्टोन का 550। बाकी लैटेराइट का आप देखेंगे तो ये तो आपके पेपर में इन्हीं दोनों में से आ जाएगा। ये जो दिख रहे हैं ना यही आपके पेपर में आएंगे। तो आप क्या करेंगे, किसी का ना याद करें लेकिन आप इसका याद जरूर कर लें। ठीक है ना, आपको इसका याद करना पड़ेगा। ठीक है।